चलिए अब शांत हो जाइए आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टेट्स का मतलब फेज होता है और फेज 3 टाइप से डिफाइंड होता है, एक आपका सॉलिड, एक आपका लिक्विड और लास्ट वाला गैस होता है। सॉलिड के बारे में सीखे थे कि उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब एक दूसरे के पकड़ के रखता है, इसीलिए उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड के बारे में हम लोग सीखे थे कि वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप साइज फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखे थे कि आप कोई लिक्विड मटेरियल को ले लीजिए, अगर ग्लास में रखिएगा तो ग्लास का स्ट्रक्चर ले लेगा वो, अगर उसको आप फेंक दीजिएगा जमीन पे तो पूरा पसर जाएगा, मतलब फैलने लगेगा एक जगह से दूसरे जगह, तो उसका शेप साइज कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर आप 1 लीटर वाटर लिए हैं तो 1 ही लीटर वाटर है, अगर आप बोतल में रखते हैं तो बोतल लाइक स्ट्रक्चर उसका हो जाता है, अगर आप ग्लास में रखते हैं तो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, आप ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं तो ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर उसका नजर आने लगता है। उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बाबू, वो मॉडरेट होता है, बीचों बीच होता है। गैस और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगेगा या जो स्पेस लगेगा उसके लिए हम लोग मॉडरेट शब्द का यूज करेंगे, और मॉडरेट का मतलब होता है बीचों बीच। अगर कोई पूछे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है तो मॉडरेट होता है लिक्विड के फॉर्म में। अगर गैस के फॉर्म में देखा जाए तो ना तो उसका शेप फिक्स होता है, ना तो उसका साइज फिक्स होता है, ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। कहने का मतलब अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है कोई गैस का, अगर आप उसको किसी छोटा बॉटल में रखते हैं तो उतना ही शेप लेगा, लेकिन उतना ही गैस को आप दोगुना बड़ा बॉटल में भी डालिएगा तो पूरा उसका गैस का पार्टिकल्स क्या करेगा, पूरे डब्बा में मूव करेगा। तो कहने का मतलब आप छोटा सामान में रखिए उतना ही गैस को तो उसको शेप ले लेगा, अब बड़ा में रखिए तो उतना बड़ा शेप लेगा। कहने का मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता, शेप भी फिक्स नहीं रहता और साइज भी फिक्स नहीं रहता। स्टेट्स ऑफ मैटर में मेन पढ़ने का उद्देश्य क्या था, इसमें हम लोग 2 वर्ड के बारे में सीखने जा रहे थे। एक था इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी जानेंगे कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इंट्रामोलिकुलर के बारे में पढ़ते हैं। बाबू अगर कोई एटम के बीच में या कोई अलग अलग एलिमेंट के बीच में या सेम एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एग्जांपल के तौर पे HCl को लेंगे तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। अगर आपको सेम एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसको भी हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। चलिए अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 टाइप का हो जाएगा, एग्जांपल के तौर पे एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है और दूसरा आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बन रहा है तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और प्लस यानी कैटायन और आनायन के हेल्प से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कैटायन का मतलब होता है प्लस चार्ज और आनायन का मतलब होता है माइनस चार्ज। तो जो बॉन्ड बनते समय उसमें प्लस और माइनस नजर आने लगे तो समझ जाइएगा कि यह आयनिक बॉन्ड है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग होने से, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड भी हम लोग सीख लिए, आयनिक बॉन्ड भी सीख लिए। ये आप लोग को बेसिक बात बतलाया गया था
कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय पार्टिसिपेट कौन लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय किसका रोल रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। और आयनिक बॉन्ड बनते समय एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा क्या करता है? गेन करता है। तो लूज और गेन करने से जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो आपका शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और शेयरिंग होते समय कोई पूछे कि क्या पार्टिसिपेट करता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर होने से बन रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है, तो शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड में रोल किसका होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। कोई भी आपसे पूछे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय पार्टिसिपेट कौन करता है, तो आप बतलाइएगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वही कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। जबकि आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड के दौरान अगर आप वैलेंसी के हेल्प से किसी बॉन्ड को बनाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ आपके पास मैग्नीशियम है, यहाँ आपके पास क्लोरीन है, इसका वैलेंसी क्या है? 2 है और इसका वैलेंसी 1 है। एक दूसरे से अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड करवाइएगा तो MgCl2 बनाइएगा, तो ये MgCl2 जो बना इसमें मेन रोल किसका था? वैलेंसी का। किसका? वैलेंसी का। यानी आयनिक बॉन्ड अगर बना रहे हैं तो उसमें रोल होता है ज्यादा वैलेंसी का। अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। और अभी इंट्रामोलिकुलर के बारे में हम लोग सीखे। इंट्रामोलिकुलर का ये 2 पार्ट था। अब हम लोग सीखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखिए इंटर लिखा हुआ। इंटर का मतलब होता है अलग अलग, यानी अलग अलग मोलिकुल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका HBr और HBr है और इसके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। जबकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ एलिमेंट रहता था और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मोलिकुल है। ये भी अपने आप में मोलिकुल का काम कर रहा है, ये भी अपने आप में। या आप देखिए मोलिकुल, ये आपका H2O के बीच में बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और देखिए इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसके चेंजेस के अकॉर्डिंगली उसको 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 5 भाग में। भाई अब पहला में क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए आपके पास एक सिर्फ और सिर्फ आयन है। आयन का मतलब या तो वो प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है। और दूसरा आपके पास डाइपोल है। क्या है? डाइपोल। डाइपोल कहने का मतलब अलग अलग एलिमेंट होगा और बॉन्डिंग के फॉर्म में होगा। ये आप HCl को ले लीजिए तो इसके बीच में डाइपोल जनरेट होता है कि नहीं? होता है। बॉन्डिंग में आप लोगों को बताया गया था, अभी सीखिए कि अलग अलग एलिमेंट के बीच में डाइपोल जनरेट होता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट चार्जेस। यानी किसी भी बॉन्डिंग बनने के दौरान अगर 2 चार्ज का निर्माण हो रहा है, 2 चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम में जो बॉन्ड बन रहा है उस पे डाइपोल जनरेट लेता है। क्या जनरेट लेता है? डाइपोल। एक पे प्लस चार्ज और दूसरे पे माइनस चार्ज। लेकिन ये डिसाइड करेंगे कैसे कि किस पे प्लस जाएगा और किस पे माइनस जाएगा। अगर 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है
तो बॉन्डिंग के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें ज्यादा ताकतवर कौन है। अगर HCl का एग्जांपल आप लेते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है और क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे देखा जाए, इलेक्ट्रॉन को खींचने के बेस पे देखा जाए, तो सबसे ज्यादा खींचने का ताकत किसके पास है? ये खिंचाएगा, क्योंकि इसके कंपेयर में इसके पास ताकत क्या है? कम है। तो देखिए, जिसके पास ताकत कम है, ये आपका HCl था, तो जिसके पास ताकत ज्यादा होता है उसके ऊपर माइनस डेल्टा आता है। क्या आता है? और जिसके पास ताकत कम है उसके ऊपर क्या आता है? प्लस डेल्टा। आप में से कोई पूछेगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने का कितना क्षमता है वो वैल्यू आपको दिया रहता है। आप लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाइएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंपली 4-5 जो ऐसे एलिमेंट है जनरली जो यूज होते हैं पूरा चैप्टर वगैरह में, उसके बारे में लिखवा दिया जाता है। तो आप लोग को हाइड्रोजन और कुल देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग 3.5 होता है और इसका क्या होता है? 2.1 होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को क्या करने का क्षमता? जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो खींच कौन सकता है? तो खींचने के टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोला जाता है। तो दो एलिमेंट में देखिए कि कौन ताकतवर है, कौन इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस पर कौन डेल्टा? माइनस डेल्टा। और जो जिसके तरफ से खिंचाएगा उस पर कौन डेल्टा? प्लस डेल्टा। यानी एक शब्द में बोला जाए तो जो ताकतवर रहता है उस पर माइनस चार्ज आता है और जो कमजोर रहता है उस पर प्लस चार्ज होता है। और प्लस और माइनस होने के लिए एलिमेंट अलग अलग होना जरूरी है। सेम एलिमेंट में आप ये कंपेयर नहीं कर सकते। और अलग अलग एलिमेंट में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड पोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलर बॉन्ड कहते हैं इसको। कैसा बॉन्ड कहते हैं बाबू? पोलर बॉन्ड कहते हैं। अब पोलर बॉन्ड जो होता है उसके अंदर डाइपोल होता है, मतलब वो डाइपोल को जनरेट कर सकता है, बट नॉन पोलर जो होता है वो डाइपोल को जनरेट नहीं करता। नहीं करने का रीजन है कि अगर आप सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड को बनाइएगा तो इसके पास भी जितना चार्ज उतना ही चार्ज इसके पास, या जितना ताकत इसके पास उतना ही ताकत इसके पास। तो दोनों एलिमेंट के पास सेम चार्ज है, तो खींच अगर एक दूसरे से लड़ाई भी करेगा तो लड़ाई नहीं करना चाहेगा, कहेगा तुम भी उसी कैटेगरी को और हम भी उसी कैटेगरी के हैं, तो जितना मजा तुम ले रहे हो स्टेबिलिटी के साथ हम भी ले रहे हैं, तो तुमको दिक्कत काहे हो रहा है? तो बोलेगा ठीक है भाई। तो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, तो अलग अलग एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो इसके पास डाइपोल नहीं होगा और इसको पोलर नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। कैसा बॉन्ड बोलते हैं बाबू? नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। यानी सेम एलिमेंट में जो बॉन्डिंग होता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उससे नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और जो अलग अलग एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है उसको कैसा बॉन्ड बोलते हैं? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया कि पोलर बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, नॉन पोलर बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? पोलर बॉन्ड डाइपोल को जनरेट करता है कि नॉन पोलर बॉन्ड? पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर में डाइपोल जनरेट होगा? क्यों जनरेट नहीं होगा? क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है और खींचने का भी क्षमता क्या है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू भी क्या है, सेम है। इसीलिए एक दूसरे को ये खिंचाव नहीं करता, अपने आप स्टेबल रहता है। यानी सेम एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं, और अलग अलग एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। कैसा बॉन्ड कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और लॉस करके और गेन करके जो बॉन्ड बनता है उसको कैसा बॉन्ड बोलते हैं बाबू? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर के अंदर यही दो एग्जांपल आता है। इंटरमोलिकुलर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें पहला हम लोग सीख रहे थे कि मान के चलिए आपके पास कोई आयन है, आपके पास कोई आयंस है, आयंस या तो माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है। तो देखिए मान के चलिए आपके पास कोई आयंस है और आपके पास एक डाइपोल है।
एक आयन और दूसरा डाइपोल। बाबू डाइपोल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक पे प्लस चार्ज तो दूसरे पे माइनस चार्ज, इसीलिए डाइपोल हुआ। आई आपका सिंगल माइनस चार्ज रहे या प्लस चार्ज रहे, आयंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो यह आपका आयंस हो गया बाबू, आई आपका क्या हो गया? डाइपोल हो गया। और आयंस डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, आयन डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? आयन डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक आयन रहेगा और दूसरा डाइपोल रहेगा, और उस टाइम जो बॉन्ड बनेगा उसका क्या नाम देंगे? आयन डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी को कोई दिक्कत? बाबू ये तुम्हारा चार्ज माइनस भी हो सकता है, और कोई तुम प्लस एलिमेंट को लेकर चलोगे तो प्लस भी हो सकता है। आयंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस, नहीं, प्लस और माइनस दोनों मिलता है तब आयन का निर्माण होता है। आयन दो टाइप का होता है, एक कटायन और दूसरा अनायन। कटायन के पास प्लस चार्ज और अनायन के पास माइनस चार्ज रहता है। तो आयन आप कोई भी ले सकते हैं, या तो कटायन या तो अनायन। अब समझ में आ रहा है? आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत? कुछ लिख रहे हैं क्या आप लोग? सब नोट्स मिलेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं? सब दिखा रहे हैं, आप खाली मजा लीजिए। मजा लेने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, अच्छे से बताया जाएगा। चलिए, जहां तक पढ़ाई हुआ आप लोग को अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, दिक्कत नहीं। अब नोट्स को खोलते हैं, नोट्स से सब बात बतलाते हैं। देखिए, फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस था। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ स्टडी हम लोग को मेनली करना है तो गैस के बारे में। किसके बारे में करना है? गैस। लिक्विड को लिखा गया है कि लिक्विड और गैस जो होता है ये फ्लूइड स्टेट में आता है। किस स्टेट में आता है? फ्लूइड स्टेट। जो सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह बह सकता है, चल सकता है, फ्लो कर सकता है, उसे हम लोग फ्लूइड स्टेट बोलते हैं, और इसको हम लोग फ्लूइडिटी के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को गैस के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि जितना भी ब्रह्मांड में 90% कह सकते हैं, 90% चीज जो आप यूज करते हैं उसमें गैस है। आप कोई गाड़ी वगैरह व्हीकल चल रहा है तो उसमें गैस है तब चल रहा है, आप भी जिंदा है तो गैस है तब चल रहा है। या कोई गैस हम लोग के लिए हानिकारक भी हो सकता है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का गैस है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट अटैक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं निकलेगा, पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो सब एक दूसरे के लिए, कोई चीज हम लोग के लिए हानिकारक है तो दूसरे सब्सटेंस के लिए वो फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुनिया किस चीज पे चल रहा है? गैस पे चल रहा है। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी किसके बारे में करना है? गैस के बारे में स्टडी करना है। तो मेन गैस के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब सबका प्रॉपर्टीज आप लोग को बतला दिया गया था कि शेप, साइज किसका फिक्स रहता है, किसका नहीं रहता है, सब आपका यहाँ लिखा हुआ। मास के बेस पे अगर सॉलिड को आप चेक कीजिएगा तो इसका शेप जो होता है डिफिनिट होता है। जो मास भी अगर होता है तो मास इसका डिफिनिट होता है। लिक्विड का भी मास डिफिनिट होता है और गैस का भी मास डिफिनिट होता है। ठीक है। और शेप के तौर पे अगर आप चेक करते हैं तो शेप इसका डिफिनिट होता है। लिक्विड का क्या करता है? शेप डिफिनिट होता है? नहीं होता है। और आपका गैस का क्या शेप डिफिनिट होता है? नहीं होता है। आप लोग को बतला दिया गया है डिफ्यूजन, इसमें एक वर्ड यूज किया है। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल को लिया और एक दूसरे में क्या कर दिए? मिला दिए। 2-4 को गैस को लिया और एक दूसरे में क्या कर दिए? मिला दिए, तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे। उसके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं। ये सब टोटल पढ़ा दिया गया है, आप लोग को आराम से पढ़ना है। आप लोग से पूछे कि इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज्यादा किस में लगता है? इंटर पार्टिकल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा तो सॉलिड में। किसमें बाबू? सॉलिड में। और सबसे कम गैस में। बीचों बीच किसमें लगता है? लिक्विड में। समझ में आ रहा है हीरो? सॉलिड लिक्विड का समझ में नहीं आ रहा है? झूठ बोल रहा है? नहीं आएगा तो बोलना, बताएंगे। तो सब आता है, पढ़ा देगा तुमको। इसको अकेले में ले जाके पढ़ाना। अभी पढ़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो आप देख लेगा। हाँ, इंट्रामोलिकुलर के बारे में बाबू, इंट्रामोलिकुलर के बारे में जो चीज पढ़ाया गया है देखिए वही लिखा हुआ है। ये बॉन्ड जो एग्जिस्ट करता है, ये बॉन्ड आपका एग्जिस्ट एक मोलिकुल या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच में होता है। इसको हम लोग सही मायने से बॉन्डिंग में काउंट करते हैं। इसको बॉन्डिंग बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको बॉन्डिंग के कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग नॉन बॉन्डिंग में रखते हैं, क्योंकि वो मोलिकुल के बीच में बॉन्ड बनता है, या आयन और डाइपोल के बीच में बनता है, या डाइपोल डाइपोल के बीच में बनता है, या इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में बनता है। सब क्या होता है लाइन बाय लाइन आप लोग को बताना। चलिए फिर आप लोग को दिखाए, देखिए सेम एलिमेंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो लेन देन करके बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। प्लस वाला दे रहा है और माइनस वाला उसको क्या कर रहा है, दे रहा है बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। प्लस चार्ज को कैटायन और माइनस चार्ज को आनायन बोलते हैं। यहाँ नोट में लिखा गया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं किसको है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है या शेयर कर रहा है तो उसके पास कितना क्षमता है, कितना अट्रैक्ट करने का क्षमता, उसी के टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल का बात कीजिए, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा है। पीरियोडिक टेबल का अगर बात किया जाए तो पीरियोडिक टेबल में आपको देखिए जो ये वर्टिकल लाइन होता है खड़ा वाला, ये ग्रुप को बतलाता है। किसको बतलाता है बाबू, ग्रुप को बतलाता है। और जो आपका सूता हुआ लेटा हुआ लाइन रहता है जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये किस चीज को बतलाता है, आपका पीरियड को। किसको बतलाता है बाबू, पीरियड को बतलाता है। तो यहाँ लिखता है एलॉन्ग द पीरियड, यानी आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा। समझ रहे हैं कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट आप जाइएगा पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप के केस में आप ऊपर से नीचे आइएगा, टॉप टू बॉटम आइएगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहीं पे अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दिया कि पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज। अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है तो राइट टू लेफ्ट क्या कर जाएगा, डिक्रीज। अगर यहीं पे आपको पूछ दे अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है तो डाउन से अप की ओर जाए तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बाबू, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप ग्रुप में फ्लोरीन को लीजिएगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नीचे से आप ऊपर जाइएगा तभी तुरंत सीखे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्लोरीन साइज में छोटा होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू फ्लोरीन का बाबू 4.0 होता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू को लिखा हुआ। और क्लोरीन उससे थोड़ा नीचे है तो 3.5 उसका वैल्यू हो जाता है। ब्रोमीन थोड़ा सा नीचे है तो इससे थोड़ा कम वैल्यू हो जाता है। आयोडीन इससे नीचे है तो उसका इससे भी कम हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कब बढ़ता है कब घटता है ये आप लोग का क्लियर हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझा रहे थे बाबू। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग सीखे कि मोलिकुल मोलिकुल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसे नॉन बॉन्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये मोलिकुल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतलाता है। आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड स्टेट। किसमें होता है बाबू, सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रखता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें लगता है, गैसियस में। अब बीचों बीच किसमें लगता है, लिक्विड में लगता है। चलिए उसके बाद लिखता है द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर देन द इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कंपेयर में क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है बाबू, वीक होता है। कौन वीक होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक होता है। कौन होता है बाबू, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद लिखता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटरएक्टिंग पार्टिकल एटम एंड मोलिक्यूल आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको कहते हैं, तो बाबू प्लस और माइनस या फोर्स में आपके पास दो चार्ज है। फोर्स देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर होता है। चार्ज के फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कुछ और बोल रहे थे। चार्ज के फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। Q1 मान के चलिए आपका निगेटिव है, Q2 आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो इस प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे ही हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप यहाँ को बतलाइए कि अगर चार्ज बढ़ाइएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बाबू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर आप इधर को बढ़ाइएगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो फोर्स क्या होगा बाबू? अगर डिस्टेंस को घटाइएगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि उल्टा है, एक को बढ़ाइए तो दूसरा घटेगा। ये क्लियर हो रहा है बाबू? देखिए ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में अगर कोई चीज सामना सामनी नजर आता है तो उसका मतलब ये इंक्रीज करेगा तो भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर ये चीज ऊपर है कोई और दूसरा नीचे है तो इसको आप घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और इसको बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप किसी भी वैल्यू को ले लीजिए। सपोज दैट आप आर के जगह 2 मीटर लीजिए तो 2 मीटर लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। और इसको काटिएगा तो क्या आएगा? 0.25। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 0.25। जबकि आप डिस्टेंस का वैल्यू लेकर चले थे 2 और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ गया? 0.25। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा कि नहीं घटा? बाबू समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बहुत समझदार तुम लोग को जी। सबको बाउंस नहीं हमारा ये वाला आ रहा था ना? नहीं आएगा तो बोलना, सब समझा देना। देखिए ये डायरेक्टली अगर सपोज डेट आप Q1 का वैल्यू अगर मान के चलिए 1 लेते हैं, Q2 का वैल्यू 2 लेते हैं सपोज डेट, आपका फोर्स भी क्या हो गया? 2 आ गया। फोर्स भी क्या हो गया? यानी इसको आप बढ़ाए तो फोर्स का भी वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। या ये दोनों का वैल्यू 1 लेजिएगा तो फोर्स भी क्या होगा? 1 होगा। कहने का मतलब जो वैल्यू इसका होगा उतना ही आएगा, या जितना इसको आप बढ़ाते जाइएगा उतना ही वैल्यू क्या आएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई चीज ऊपर है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा चीज क्या है? नीचे। तो उस टाइम जो वर्ड यूज करते हैं उसको इनवर्सली बोलते हैं। तो इनवर्सली के केस में अगर आप डिस्टेंस का बाबू वैल्यू लेते हैं 2 तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगा? काटिएगा तो फोर्स कितना है? 0.25। फोर्स कम आया कि नहीं? आर का वैल्यू 2 लिया, अब फोर्स कितना आ गया? 0.25। तो इसको बढ़ाए तो ये क्या हो गया? लेकिन इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है? तो ये बढ़ेगा। यानी चार्ज को बढ़ाइएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट? इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी जो आपके पास फॉर्मूला लिखे थे कि फोर्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखे थे के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट की जा सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में? रेस्ट में। किस फॉर्म में बाबू? यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर रहा। तुम कहोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मूव कर सकता अगर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करता होगा? तो पास करेगा बाबू। तुम अगर किसी कंडक्टर को लोगे तो कंडक्टर में अगर तुम यहाँ पे करंट सटाओगे तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन सटा हुआ है तो एक जगह से दूसरे जगह पास हो जाएगा। या तुम कहीं पे मान के चलो सिनेमा हॉल के पास टिकट लेने के लिए खड़ा,
तो तुम यहाँ पर आराम से खड़ा हो, लाइन से खड़ा हो, तुम अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर तुम किसी को ऐसे पुश कर दोगे तो सबको डिस्टर्ब हो कि नहीं, लेकिन सही मायने में तुमने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो तुम्हारे पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर कहा जाए कि तुम मोशन में था बाबू की रेस्ट में, तो तुम रेस्ट में हो, जो कि तुम्हारा बॉडी घूम रहा था, फिर भी तुम क्या चीज हो, रेस्ट में हो। तो कहने का मतलब वो डिस्टर्बेंस एक पैदा लिया। तो उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको बोलने का रीजन था, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रॉन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन बस एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, एक दूसरे के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करेगा, लेकिन वो अपने चलेगा नहीं। अपने अगर मूव करने लगेगा बाबू तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। किसको प्रोड्यूस कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन अगर वो रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का निर्माण होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स से जुड़ा हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री, इसलिए थोड़ा बहुत फिजिक्स का आपको जानना पड़ेगा। लिखा हुआ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट, सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। सबसे पहले भांडरवाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भांडरवाल बार बार आएगा। भाई भांडरवाल क्या था क्या नहीं। तो भांडरवाल एक साइंटिस्ट जिसका जन्म कब हुआ? 1837। खत्म कब हो गया? 1923 में। ये एक डच साइंटिस्ट था। कैसा साइंटिस्ट था? अलग देश का था भाई, डच का था। तो डच साइंटिस्ट के नाम से जर्मन का रहता था, जर्मन साइंटिस्ट बोलते। इंडिया का रहता था, इंडियन साइंटिस्ट बोलते। तुम्हारे मौसा घर का रहता था, मौसा वाला साइंटिस्ट बोलते। मतलब जहां का रहेगा वो बोलेंगे, ठीक है? दिल पे नहीं लेना, ठीक है? ये अब देखो, भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में बतलाए थे, और बतलाए थे कि मोलिकुल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये सब के बारे में डिफाइन करने वाले भांडरवाल थे। तो भांडरवाल को इज्जत देने के लिए हम लोग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बोलकर मोलिकुल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और मोलिकुल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। साइंटिफिक भांडरवाल इसके बारे में बतलाए थे, तो उनको इज्जत देने के लिए हम लोग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना यूज कर जनरली भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? भांडरवाल कब चलो भांडरवाल मान के चलो वो चाचा जी जिनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, जब हम लोग पैदा भी नहीं किए उस टाइम ये आए थे। खत्म कब हो गए? मरने तक भी हम लोग नहीं। दिक्कत क्या बात है? ये एक डच साइंटिस्ट है। कैसा साइंटिस्ट है? डच। अलग अलग जगह के रहेंगे, वो अलग देश के रहेंगे, जहाँ के रहेंगे उस नाम से जाना जाएगा। तो इन्होंने बतलाया कि मोलिकुल के बीच में या किसी एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो भांडरवाल थे। कौन थे? भांडरवाल थे। इसीलिए हम लोग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज ना करके भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? भांडरवाल। देखो जैसे कि अब इसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? तो दो एलिमेंट है या एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसको क्या बोलते हैं? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स लगता है? वीक। लेकिन इसके बारे में हम लोग खुद नहीं पता किए थे, भांडरवाल पता किए थे। इसीलिए हम लोग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बोलकर जनरली क्या बोलते हैं? भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनको इज्जत देने के लिए, उनको याद करने के लिए। अभी बोलता है ना क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे।
सही में वो कुछ लेकर नहीं गया, अपना नाम अभी तक छोड़ कर गया। जिंदगी में जब तक कोई पढ़ेगा, आने वाला कल हम लोग मर भी जाएंगे और ये चैप्टर अगर रहेगा थ्योरी में पढ़ने वाले के लिए, तो आपका बाल बच्चा, मेरा भी बाल बच्चा अगर आएगा तो वो इसको इज्जत देगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये मत सोचिए कि क्या लेकर आए। सही लेकर तो कुछ नहीं आया है, लेकिन लेकर बहुत कुछ जाइए। मर भी जाओगे तो आदमी तुमको डेली नाम ले रहा है, तुमको याद कर रहा है। अब गलत काम करोगे तो कोई तुमको याद करे। अब गलत नियम कर रहे हो तो खूब बड़का गलती है करो, दुर्लभ कश्यप 20 साल के उम्र बना तब ऐसा बन गया अगर, तो उसका नाम होगा या तो बीचों बीच वाला का तो नाम होता नहीं, या तो रंगबाज में कौन था जी, शुक्ला, क्या नाम था उसका? अरे उसको छोड़े ना, विकास दुबे एक था। ये सबका नाम है भाई। बीचों बीच में जो रहता है उसका कोई गिनती नहीं होता, इसलिए बीचों बीच में या तो यहाँ रहो या तो खत्म एकदम हो जाए। बीच में रहोगे तो बीच में जिंदगी कटेगी। चाचा तो पढ़ाई छोड़ बाकी कोई बात इससे पूछोगे सब। इसका नाम ओम इसीलिए नहीं पता, किसी काम को एक्सप्लेन कर सकता है। यानी बाबू आप लोग को पढ़ाई के अलावा अगर इस उम्र में जो भी घटना आप लोग के साथ घटता होगा, बेहतर नॉलेज चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट। पढ़ाई हो रहा है, सब बच्चा बोर्ड पे देख रहा है, इसका ध्यान ना देने। समझ में कैसे नहीं आया, एक पर देखेगा तो ना। बाबू कहाँ देख रहा? चलो देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे 5 करना होगा। 5 टाइप का पढ़ना तो एक ही तो है अपने चैप्टर में, लेकिन 5 टाइप का। एक कौन है बाबू? आयनिक डाइपोल फोर्स। दूसरा आपका डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सबके बारे में लाइन बाय लाइन सीखेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं। तब तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो भाई बोलो, किसी को कोई कष्ट हुआ है? उड़ा दिए, उड़ा दिए। अच्छा, पूरा नहीं है बाबू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी तक जो पढ़ाई हुआ समझ में आ गया ना? सिलेबस को भी थोड़ा देखते रहना है। लिखवा नहीं बाबू, सब लिखा हुआ है, तुम घर पे जाके उसको आराम से लिखना। यहाँ लिखवा के पढ़ाएंगे ना तो। अरे बोले थे भेजने के लिए, नहीं भेजा है। मिलाओ मत यार, क्या पैर का बात बाबू। सबसे पहला हम लोग आयन डाइपोल फोर्स के बारे में देखे थे, फिर बतला देते हैं। आयन में या तो बाबू माइनस चार्ज हो सकता है, आयन में या तो माइनस चार्ज हो सकता है या तो प्लस चार्ज। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ प्लस और माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस और प्लस आएगा। बाबू ये भी पोलर मोलिक्यूल कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है तभी चार्ज आया है। सेम एलिमेंट रहता तो चार्ज जनरेट नहीं लेता, यानी वो नॉन पोलर के कैटेगरी में चला जाता। तो यहाँ नाम लिखा हुआ है बाबू आयन डाइपोल फोर्स। तो ये आयन हो गया, ये डाइपोल हो गया, और आयन डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे ही हम लोग आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बाबू आपको दिए थे, H ले लो बाबू और HCl ले लो। ये तुम्हारा H प्लस हो गया, ये प्लस और Cl माइनस। तो ये H आएगा, मान के चलो, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ क्लोरीन को इधर करना पड़ेगा और H को किधर करना पड़ेगा। तो मान के चलिए सपोज दैट अब इस H के साथ ये सट गया, तो ये H प्लस बाहर हट गया। तो कहने का मतलब कि आपका
एक प्लस रहे, दूसरा माइनस प्लस रहे, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो इसको आयन बोलेंगे बाबू और इसको डाइपोल बोलेंगे। तो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी को कोई दिक्कत? पूरा एग्जांपल से क्लियर हो गया? आप लोग को नोट्स हम बोले थे भेजने के लिए, नहीं भेजा है और ना ऐप पे अपलोड किया है। ऐप है एक विद्या क्लास उसका भी लॉन्च हुआ है। बस लॉन्च नहीं है, भेजे हैं तुमको लिंक शेयर कर दिया। अब दूसरा हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या अभी सीखेंगे हम लोग? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। नाम से आपको क्या लग रहा है? किसके किसमें के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? किसके किसके बीच में? डाइपोल डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो डाइपोल होने के लिए पोलर बॉन्ड होना चाहिए कि नॉन पोलर? दोनों जो लीजिएगा वो पोलर बॉन्ड होगा कि अलग अलग? दोनों पोलर होगा। अगर बाबू पोलर बॉन्ड रहेगा तभी आपका डाइपोल जनरेट लेगा, अन्यथा जनरेट नहीं लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे देखिए, ये प्लस और ये क्या है? HBr का मोलिक्यूल है बाबू, सॉरी CH3 और CH3Br का मोलिक्यूल है, CH3Br मोलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर 3D में कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आपके पास H के पास क्या है? इसके पास क्या है? ये भी डाइपोल के कैटेगरी में काउंटेबल है। और ये आपका बाबू है CH2 Cl2, तो ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? तो ये भी डाइपोल के कैटेगरी में है। और ये दोनों के हेल्प से जो बॉन्ड बनेगा तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और ये आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई सिंपल एक एलिमेंट देगा, आप एक कंपाउंड टाइप का दे देगा, जैसे HCl HBr, तो प्लस माइनस आप समझ जाइएगा कि डाइपोल है। और सिर्फ एक प्लस माइनस दिया है तो आज आयन है, तो आयन और डाइपोल मिलेगा तो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और डाइपोल डाइपोल मिलेगा तो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। डाइपोल डाइपोल होने के लिए मोलिक्यूल किस ऐसा होना चाहिए जिसके पास प्लस और माइनस रहे, फिर दूसरा मोलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके पास अपना प्लस और माइनस होना चाहिए, और वो दो मिलकर जो बॉन्ड बनेगा और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे